गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इससे एक आपको प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी पता चल रहा होगा कि प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स के विकास क्रम को भी दिखाता है कि पृथ्वी पर जब प्लांट्स की उपस्थिति हुई, जब प्लांट्स आए तो सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए। तो सबसे पहले एज ए प्लांट के रूप में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सबसे पहले प्लांट्स के रूप में आए थे बैक्टीरिया, जिसमें थे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं BGA। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसको आप व्हाट्सएप में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर इसके बारे में लिखना। क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिम्नोस्पर्म के किस प्लांट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एक सहसंबंध बनाता है उसकी जड़ों के साथ। ठीक है, ये ज़रूर तब मुझे पता चलेगा, जितने भी लोग मुझे इसका आंसर भेजेंगे, मुझे इससे ये पता चलेगा कि इतने लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की है, सीरियस होकर इतने लोगों ने पढ़ाई की है और वीडियोस को देखा है और पढ़ने में कितने बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम शॉर्ट में BGA भी बोलते हैं, तो ये जिम्नोस्पर्म के किस प्लांट के साथ किस प्लांट के रूट के साथ एक सहसंबंध, सहजीवन को स्थापित करता है। ये मेरा आज का क्वेश्चन है और आप इसको मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके मुझे बताना। तो एंजियोस्पर्म अभी जो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट से दिखने को मिलते हैं। आपके घर में जो भी पेड़ पौधे हैं, जैसे नीम होगा, आम है या रोजेस है या दूसरे कोई फ्लावरिंग प्लांट्स है या या जो शो वाले जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स है। ठीक है, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो सब एंजियोस्पर्म के प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के सबसे विकसित ग्रुप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर कोई प्लांट्स में ग्रुप है तो वो है एंजियोस्पर्म। इसी में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स को रखा गया है और वर्तमान में यही जो प्लांट्स है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हम तो और फर्दर 2 कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंजियोस्पर्म में क्या होता है, गैमेट्स आर डेवलप्ड ऑन फ्लावर। एंजियोस्पर्म प्लांट की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, क्योंकि इसके अधिकतर प्लांट्स में आपको फ्लावर्स दिखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लावर्स का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। जिम्नोस्पर्म में आपने क्या पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो थे वो मेल और फीमेल कोन में बन रहे थे, जिसको कि हम वहाँ पे स्ट्रोबिलाई बोल रहे थे। मेल और फीमेल गैमेट्स वहाँ पे कहाँ पर बन रहे थे, वो स्ट्रोबिलाई में बन रहे थे, जिसको कि हम मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई का नाम दे रहे थे। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होगा वो कहाँ पे बनेंगे, वो बनते हैं फ्लावर्स में। ठीक है, वो फ्लावर्स में बनते हैं। दैन वुल्फिया टू यूकेलिप्टस, मैंने एंजियोस्पर्म में सबसे छोटे प्लांट से लेकर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स आपको दिखने को मिलते हैं। वुल्फिया सबसे छोटा प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का और यूकेलिप्टस जो होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 100 मीटर से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में प्लांट का यूज़ हम बहुत मतलब इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इसके अलग अलग यूज़ हैं। तो इसका किस किस क्षेत्र में हम यूज़ करते हैं और किस किस क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को एज ए फूड हम यूज़ करते हैं। आप अपने घरों में जो भी अनाज जो भी खाते हो, दाल, चावल, ठीक है, और उसके अलावा जो भी और भी सारे ऑयल्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज़ करो जो सोयाबीन ऑयल है या जो सनफ्लावर ऑयल है या जो मूंगफली का तेल भी लोग यूज़ करते हैं, ये सारे ऑयल्स की बात हो गई। उसके बाद आप बहुत सारे साग वगैरह भी खाते हो ना, ग्रीन वेजिटेबल जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेबल्स में जितनी भी सारी वैरायटीज़ आती हैं। ठीक है, फ्रूट्स के जितने भी सारे वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
ये सब इतने सारे अनाजें, ठीक है, तो जिसको ऐसे हम फूड लेते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद फोडर एज ए चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो लंबी लंबी जो घासें होती हैं जो भैंस और गाय को जो खिलाया जाता है, तो एज ए फोडर भी जो होता है, फोडर मतलब होता है चारा, जो कि गाय और भैंस को ऐसे चारे के फॉर्म में दिया जाता है। एज ए फ्यूल आपने सुना होगा, डीजल के बारे में सबको पता होगा ना, तो उसी तरह से बायोडीजल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। बायोडीजल जो होता है वो एक प्लांट होता है जिसको कि हम बोलते हैं जट्रोफा प्लांट, ठीक है। तो जट्रोफा प्लांट से बायोडीजल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जट्रोफा प्लांट का यूज़ किया जा रहा है और उसके बीज से, उसके सीड से क्या बनाया जाता है, उसके सीड से फ्यूल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा गन्ने का जो रस होता है, ठीक है, गन्ने के रस से भी बायोडीजल को बनाया जाता है। तो आपने देखा ना, तो एज ए फ्यूल इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद तरह तरह की लकड़ियों भी, आप लकड़ियों को भी आप देख सकते हो, गांव में जाओगे या आप ही के गांव में पुराने जो घर होंगे उसमें अभी भी खाना कहीं ना कहीं लकड़ियों से बनता होगा, ठीक है। तो लकड़ियाँ क्या है, लकड़ियाँ हम मतलब हमको कहीं खुदाई करके तो वो प्राप्त होती नहीं है, हम उसको पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त करते हैं। तो जिस पेड़ से हम उसको प्राप्त करते हैं वो पेड़ किस कैटेगरी में आता है, तो वो पेड़ आता है एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, ठीक। देन मेडिसिन के रूप में एंजियोस्पर्म प्लांट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मेडिसिन की बात करें हम, तो तुलसी नॉर्मली सभी के घरों में ये मिल जाता है। आंवला, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे मलेरिया के लिए जो क्यूरेन से जो दवा जो बनाई जाती है वो भी प्लांट से, मतलब वो भी क्यूरेन की छाल से ही उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से बाकी नीम है, नीम की पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा, उसका एक अपने में खुद में एक मेडिसिनल एक वैल्यू होता है। तो वो भी हम क्या करते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही है। ऑर्नामेंटल, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के रूप में। एंजियोस्पर्म के प्लांट्स का यूज़ हम सजावट के रूप में करते हैं कि नहीं। घरों में कोई भी फंक्शन होता है, गुलाब, गेंदे, उसके बाद ऑर्किड के फूलों की, मतलब बहुत सारा इसका एज ए सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर जो भी लोग थोड़ा सा धर्म में विश्वास रखते हैं वो पूजा पाठ करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो ऑर्नामेंटल्स में भी मतलब सजावटी पौधों के रूप में या इनसे सजावट वाले फूल प्राप्त होते हैं। तो जिनसे, तो किस प्लांट की कैटेगरी से इनको प्राप्त किया जाता है, तो एंजियोस्पर्म की प्लांट की कैटेगरी से इनको प्राप्त किया जाता है। देन लास्ट में यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं हम 2 कैटेगरीज में, मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है। तो मोनोकॉटिलिडन का मतलब क्या होता है? मोनोकॉटिलिडन का मतलब होता है जिसमें केवल एक बीजपत्र होते हैं। आपने कभी मेज़ को देखा है, मतलब मक्के को कभी देखा है, उसका जो दाना होता है उसके दाने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। गलत बन गया। मेज़ के दाने का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका ऐसे मोनोकॉटिलिडन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो कभी चने को भिगो के उसको जब आप खोलते हो तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरह का, वो 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होकर उसका स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। तो कोई भी सीड है, अगर कोई भी बीज है, अगर वो 2 भागों में इस तरह से खुल जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दिखाता है कि वो जो सीड है या जिस प्लांट से वो आया है वो कौन सा होगा, डाइकोटिलिडन का होगा। जैसे अगर कोई सीड है, अगर इस तरह से खुल गई, ठीक है, तो चने को, मतलब कोई भी है, ग्राम है, या आप कोई भी दाल वाले ले लो, मटर की दाल, कोई कुछ भी ले लो, तो इसी से पहचान होगी कि कौन सा सीड मोनोकॉट का है और कौन सा सीड जो है वो डाइकॉट का है। मोनोकॉट का जो सीड होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है। डाइकॉट का जो सीड होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मोनोकॉटिलिडन्स के एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया ही, मक्का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो, गेहूँ है, ठीक है, और धान है, और उसके बाद नारियल है,
खजूर है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं मोनोकोटिलिडन्स के प्लांट के। दूसरा होता है डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे अभी जो मैंगो है, ठीक है, जो ग्रेप्स है, ये तो मैंने फ्रूट्स की बात कर दी। उसके बाद जो भी आपके सामने मतलब मोस्टली हमको डाइकोटिलिडन्स से देखने को मिलता है। नीम है, ये भी डाइकोटिलिडन्स में आता है। जितने भी दालों का आप प्रयोग करते हो वो सभी डाइकोट्स में ही आती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके फ्लावरिंग, मतलब इसके फ्लावर के पॉस्चर की या इसके फ्लावरिंग प्लांट्स की। इसका जो फ्लावरिंग पार्ट्स होता है वो किस तरह से दिखने में होता है। तो अगर हम इसके फ्लावर को वर्टिकली काटेंगे, ठीक है, जैसे ये कोई फ्लावर है और उस फ्लावर को हमने बीच से इस तरह से काट दिया है, तो जैसा हमको वो फ्लावर दिखेगा वही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस फ्लावर में आपको कौन कौन से पार्ट दिखने को मिलते हैं। इस फ्लावर में सबसे पहले जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन क्या है, ये सारा पोर्शन उसकी पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। इसको पेटल्स बोला जाता है, ठीक। ये इसका पेडिसिल होता है। पेडिसिल मतलब जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं। उसके बाद ये इसका सेपल्स है, ये वाला ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका सेपल होता है। देन जैसे फर्स्टली मैंने एंजियोस्पर्म में फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखवाई थी कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन फ्लावर। तो जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही उनका प्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है अब उसको समझते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं मोस्टली ऑल ऑफ, मतलब सभी तो नहीं, लेकिन मोस्टली अधिकतर क्या होते हैं इसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसे लंबा सा देख लो ना, ऊपर ऐसा गोल सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लंबा सा जो स्ट्रक्चर जो रहता है, ये जो लंबा वाला जो रहता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। मेल जो पार्ट होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला जो इसका पार्ट होता है वो दो भागों में, मतलब इसका जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है इसका फिलामेंट, और दूसरा होता है इसका एंथर, ठीक है। एंथर इस तरह से होता है, नीचे इसका इस तरह से फिलामेंट रहता है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, ठीक है, दो पालियों में वो बटा होता है। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स भरे होते हैं, छोटे छोटे कण भरे होते हैं। उन कणों को ही हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टिग्मा, ये ऊपर वाला जो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका कौन सा भाग है, स्टिग्मा। देन ये जो लंबा वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और नीचे वाला ये जो स्वेलिंग वाला जो पार्ट होता है, उभरा हुआ जो पार्ट होता है, इस उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। यानी एंजियोस्पर्म के फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तीन भागों में से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। ओवरी के अंदर क्या मौजूद रहता है, तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल पाए जाते हैं, छोटे छोटे, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं बीजांड पाए जाते हैं। और एक ओव्यूल के अंदर, सपोज करो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाएगा और इस ओव्यूल के अंदर अब एग पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ग्रुप में मैंने देखा था कुछ लोग किसी ने मुझसे सेकंड चैप्टर के नोट्स मांगे थे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक आप लोग कहाँ थे। ऐसा तो है नहीं कि कोई न्यू एडमिशन है और उनको पता ही नहीं था ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग मैथ्स को छोड़ के या कॉमर्स को छोड़ के अगर आप बायो में आते हो लास्ट मोमेंट में और इस तरह से आप नोट्स मांगते हो तो आई एम सॉरी, मैं आपको नोट्स नहीं दे सकती। हाँ, आप किसी अपने मतलब जो लोग इस ग्रुप में पहले से पढ़ रहे हैं उनसे आप ज़रूर हेल्प ले सकते हो। और अभी कुछ न्यू बच्चे भी इसमें आके जुड़ेंगे जिनका कि न्यू एडमिशन होगा,
तो मैं दूसरों से भी ये उम्मीद करती हूँ कि जो दूसरे बच्चे हैं जो रेगुलर इसमें हैं वो उनकी हेल्प करेंगे और अपनी भी पढ़ाई आप लोग इसी तरह से करते रहोगे। तो और एक चीज़ और है कि पीछे आप लोग, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत पीछे हो, तो मेरे कम से कम आप लोग मेरे साथ साथ चलो। आप लोग अगर मेरे बहुत पीछे हो जाओगे तो मैं आप लोग को पढ़ा के आगे भागती जाऊँगी और फिर आप लोग धीरे 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 कछुए की चाल में आप लोग चल रहे हो। तो कछुए और खरगोश की स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है। वो एक तरह से आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो कि मैंने इस चीज़ को आज पढ़ाया, मैंने आज पढ़ाई हुई चीज़ को अगर आप इसको 1 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें तो समझ ही में नहीं आने वाली हैं फिर, ठीक है। तब तक आज से 1 महीने बाद मैं कुछ और टॉपिक पे होंगी। तो ऐसा ज़रूरी है कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। पीछे वाला जितना भी आपका छूटा हुआ है उसको भी धीरे धीरे आप कंप्लीट करते रहो। पीछे वाले वीडियोस को आप देखते रहो, समझते रहो, कंप्लीट करते रहो उसके लिए भी आप टाइम दो, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। अभी भी अगर आप ये बोलोगे कि टाइम नहीं मिल रहा है कि हम पीछे का भी कवर करें और अभी का भी हम उसको साथ साथ लेकर चले, तो ये आपकी बहुत बड़ी एक नासमझी होगी, नादानी होगी। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपने लेट पढ़ाई शुरू की है तो पीछे के भी वीडियोस आप देखो, उसके नोट्स आप किसी से मांग के या खुद से बनाने की कोशिश करो, और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको भी मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलो, ठीक है। 3rd चैप्टर आपका और 1-2 दिन में पूरी तरह से अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से रहना, सेफली रहना। थैंक यू।